वो 1 करोड़ का बिजनेस मेरे को मतलब बनाने में मुझे 5 साल लगा। राइट। बराबर। कल उठकर ऐसा नॉर्मली छोटा सा मिस्टेक की वजह से वहाँ पे फायर एक्सीडेंट हुआ। हाँ, पूरा मतलब पूरा जल गया तब। हाँ, फिर मेरा मतलब बिजनेस तो जीरो हो गया। मेडिक्लेम की बात की हमने, जॉब और बिजनेस लॉस की सिक्योरिटी की बात की, इनकम सिक्योरिटी की बात की, बट लोग दूसरे जो एसेट्स हैं उसके बारे में लोगों को नहीं पता है कि लोग फैक्ट्रीज चला रहे हैं, बिजनेसेस चला रहे हैं दूसरे दूसरे, राइट। नॉर्मली लोग कोई नॉर्मल बुखार आया, डेंगू मलेरिया हो गया, इमरजेंसी एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी अपेंडिक्स ऑपरेशन, कुछ भी ऐसा इशू आया ना, उसके लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। तो आपने बताया अभी क्रिटिकल इलनेस वाला, तो इसमें प्रीमियम कितना आता होगा? सर इसमें ना सर बहुत नॉमिनल प्रीमियम आता है। जैसे मुझे 25 लाख रुपया का कुछ क्रिटिकल इलनेस सिक्योरिटी लेना है, सिर्फ या 6 रुपया का प्रीमियम आता है। एक एग्जांपल बोलो तो अगर मान लो मुझे कैंसर आया, तुरंत कंपनी मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपये अकाउंट में डाले। नॉमिनल 10 से 15 हज़ार का प्रीमियम रहता है, क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम मतलब ऐसा फायर जो है ना वो होता ही नहीं है, तो इसलिए इसमें प्रीमियम कम रहता है। और फैक्ट्री अभी रहता है ना, जैसे बिजनेस, वहाँ पे भी 3-4 करोड़ का जो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है ना मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोगों लेते नहीं है। जैसे इसमें फर्नीचर भी आता है, कैश भी आता है, गोल्ड भी आता है। अगर उस केस में अगर आपका ऐसा कुछ चोरी हुआ तो उस टाइम में कंपनी इन्वेस्टिगेट करती है, उसमें पुलिस का एफआईआर भी बनता है। उस टाइम पे अपने जो भी नुकसान होगा कंपनी उसका क्लेम दे देती है। तो पॉलिसी बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। अभी मैं ये पॉलिसी लूँ, ये पॉलिसी लूँ, ये पॉलिसी लूँ, मेरे एडवाइज़र ने तो मुझे ये बोला कि भाई ये पॉलिसी लो। तो आपके हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी किस में है? मेरे पास है ना एक ऐसे गोल्डन पॉलिसी है जिसमें बच्चे का एजुकेशन से लेकर मैरिज तक पूरा कवरेज होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू रिलीव टॉक शो। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, और फाइनेंशियल सेक्टर के हमारे आज गेस्ट हैं प्रमोद कुसुमा जी। आइए उनसे बात करते हैं कि फाइनेंशियली हमें लाइफ में कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली हमने लाइफ को कैसे सिक्योर करना चाहिए। हेलो सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा है सर कि लाइफ सिक्योरिटी के बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है, लाइफ सिक्योरिटी कैसे मैनेज करें, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, लाइफ सिक्योरिटी जो है ना, लाइफ सिक्योरिटी में फर्स्ट आता है टर्म इंश्योरेंस। बराबर। टर्म इंश्योरेंस ऐसे चीज़ है जो पूरा फैमिली का सिक्योर होता है। उसमें मेन पर्सन जो होता है, जो घर में, जैसे मैं हूँ, मेरे मतलब मैं वर्क करने से मेरा घर चलता है, उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। लाइफ सिक्योरिटी में फर्स्ट स्टेप जो आता है वो टर्म इंश्योरेंस। जैसे टर्म इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है, जैसे जो बंदा काम करता है उनका इंश्योरेंस जो लेते हैं, जैसे नॉर्मली जैसे मैं एक साल मतलब मैं साल का कमाता हूँ लाख रुपया, सॉरी 10 लाख रुपया, 10 लाख का मेरे पास एटलीस्ट 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। मतलब उसका 10 टाइम्स, मेरा एनुअल इनकम का 10 टाइम्स मेरे पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके लिए हम ऐसे सॉल्यूशन देते हैं, जैसे कि एक प्लान होता है जिसमें ऑल इन वन कवर होता है। उसमें जैसे कि नॉर्मली कुछ भी हुआ, जैसे कि डेथ, नॉर्मली डेथ हो या किसी भी तरह डेथ हुआ, उसमें 1 करोड़ नॉमिनी को मिलता है। उसमें अगर ड्यू टू एक्सीडेंटल हुआ तो नॉमिनी को 2 करोड़ रुपया तक मिलता है उसमें। और क्रिटिकल इलनेस का भी सिक्योरिटी आता है। और ये सब प्रोसेस का मतलब नॉर्मली प्रीमियम आता है सिर्फ सालाना 20,000 के एवरेज ही आता है। मतलब ये सिर्फ 20,000 बनने से फर्स्ट जो सिक्योरिटी जो होता है टर्म इंश्योरेंस, वो सोल्यूशन उसका हो जाता है। राइट। तो अगर मैं बात करूं कि जो यंगस्टर्स हैं अभी 21 टू 25 की एज की बात करें, या तो 30 तक हम बात करें, तो ये क्या राइट एज है कि अभी उन लोगों को टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, कि अभी वो फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़े अर्ली आ गए हैं? नहीं नहीं, पक्का लेना चाहिए। रीज़न उसका उनका बेनिफिट भी होगा। अगर जो यंग एज पे अगर पॉलिसी ले रहा है उनको एक तो चीज़ प्रीमियम कम मिलेगा, मतलब कम प्रीमियम में ज़्यादा इंश्योरेंस मिलेगा। और दूसरा, उनको लाइफ कवरेज लॉन्ग टर्म तक मिलेगा और उनको पॉलिसी मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर अपना जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे अपने को इंश्योरेंस मिलने का चांसेस बहुत कम होता है। रीज़न हेल्थ इश्यूज़। तो अगर यंग एज वाले तो बोलता हूँ मैं तुरंत पहले टर्म इंश्योरेंस ले लो, उसके बाद ही बाकी का प्लान कर लो। सही बात है। तो सर देखो, अभी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, राइट।
तो अगर लाइफ में कुछ एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया, मेरे फैमिली मेंबर को कुछ हो गया जिसकी फिक्स इनकम आ रही है, राइट, तो एक्सीडेंटल मंथली इनकम सिक्योरिटी क्या है? अभी मान लो मेरा इनकम है मंथली 1 लाख रुपया, बराबर। अगर कल उठकर मुझे एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ने बोला 3 महीने मुझे घर पे बैठना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में अगर मेरे पास एक एक्सीडेंट पॉलिसी है, तब उस टाइम पे कंपनी मेरा पूरा इनकम, जो भी जितना मेरा इनकम का लॉस हुआ वो पूरा कंपनी पे करेगा। उसमें दो फीचर्स आता है। मेन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, अगर एक्सीडेंट होकर मेरा अगर डेथ होता है तो नॉमिनी को 50 लाख मिलेगा। अगर एक्सीडेंट होकर मेरे पास अगर एक्सीडेंट हुआ, 3 महीने घर पे बैठना पड़ा, तो मुझे कंपनी ने हर महीने सैलरी देगा। ये दो मेन फीचर है। राइट, तो उसके हिसाब से आपके जो अलग अलग प्लान्स अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और कौन सी पॉलिसी, कौन सी कंपनी की पॉलिसी बेस्ट है उसके लिए? देखो, एक्सीडेंटल पॉलिसी तो जितना भी इंश्योरेंस कंपनियां सारे कंपनी देती है, लेकिन सबका अलग अलग प्रीमियम है, अलग अलग फीचर है। और मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टाटा का जो एक्सीडेंट केयर पॉलिसी है। उसमें प्रीमियम भी एक नॉमिनल है। अभी जैसे बताओ तो अभी 9,000 से 10,000 का एक प्रीमियम है। उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 50 लाख का कवर है, और टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट जो एक्सीडेंट होकर घर पे बैठना पड़ता है, उसमें पर वीक कंपनी 50,000 रुपया देती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, डॉक्टर ने बोला 3 महीने घर पे बैठना पड़ा, तो पर वीक के हिसाब से मेरा महीने का 2 लाख रुपया इनकम कंपनी पे करती है मुझे। राइट, तो ये सबके लिए अच्छा है। यस। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि क्रिटिकल इलनेस के लिए कोई इसमें एक्स्ट्रा कवर है या उसके लिए कोई अलग प्लान आता है? अगर हमें क्रिटिकल इलनेस कुछ हुआ, राइट, कि अगर मेडिकली मुझे डिसेबिलिटी हुई या तो मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो क्रिटिकल इलनेस के लिए हमारे पास क्या है? देखो, क्रिटिकल इलनेस चीज़ है ना, पूरा अलग मैटर है। जैसे नॉर्मली लोग है ना, ये बहुत मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेडिक्लेम लेके रखते हैं। वो भी सिर्फ 5 लाख 10 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख ले लेते हैं। तो ये अगर मान लो मेरा पास 10 लाख का पॉलिसी है, 10 लाख के पॉलिसी में मेरे को अगर कुछ क्रिटिकल इश्यूज आया, लाइक कैंसर, अटैक, ब्रेन, ऐसा कुछ बड़े बड़े सिचुएशन आया, तो ये 5-10 लाख में कुछ नहीं होने वाला है। डेफिनेटली नहीं होगा। बराबर। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मेडिक्लेम के साथ एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी रखते हैं साथ में। ये चीज कवर, मतलब ये कब कवर करती है, अगर अपना मेडिक्लेम क्या होता है, वो रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए कवर करती है, जैसे जो भी 5-10 लाख। लेकिन अपने को कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, उस टाइम पे अपने को ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, बड़ा मतलब अच्छा ट्रीटमेंट करना है, आउट ऑफ सिटी जाके ट्रीटमेंट करना है, तो उस सिचुएशन में ये अपने को ये क्रिटिकल इलनेस वाला पॉलिसी अपने को सपोर्ट करेगा। जैसे कि ये अमाउंट चीज बड़े होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक होता है। ऐसा मतलब अगर एक एग्जांपल बोलो तो, अगर मान लो मुझे कैंसर आया, तुरंत कंपनी मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए अकाउंट में डालेगा। राइट, तो बट उसके लिए अगर मुझे मुझे पहले 24 आवर्स में कंपनी को नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, या तो मुझे कुछ मेडिकली उसका मेडिकल सर्टिफिकेट या तो कुछ देना पड़ेगा, तभी वो मेरा इशू होगा? देखो, इसमें कैसा होता है, अगर एक कोई डिसीज डिटेक्ट हुआ, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक रिपोर्ट आता है, और रिपोर्ट अपने को कंपनी में सबमिट करना पड़ता है। वहाँ पे कंपनी के डॉक्टर वेरीफाई करते हैं, डिसीज अगर कंफर्म है तो कंपनी नॉमिनी मतलब पर्सन को अमाउंट क्रेडिट कर देती तो है। आपने बताया अभी क्रिटिकल इलनेस वाला, तो इसमें प्रीमियम कितना आता होगा? सर इसमें ना सर बहुत नॉमिनल प्रीमियम आता है। जैसे मुझे 25 लाख रुपया का कुछ क्रिटिकल इलनेस सिक्योरिटी लेना है, सिर्फ 5 या 6 हज़ार रुपया का प्रीमियम आता है, सिंपल। क्योंकि इसमें बहुत रेयर केस में क्लेम्स आते हैं, तो कंपनी इसका प्रीमियम बहुत कम ही रखते हैं, और ये सिर्फ सारे कंपनी में मिलता है। लेकिन इसमें मैं प्रेफर ही करता हूँ 2-3 कंपनियाँ, जैसे स्टार हो गया, ICICI हो गया, 2-3 कंपनी का प्रेफरेंस करता हूँ, लेकिन ये सारे कंपनी में कॉमन ही है, मतलब ये सब फीचर्स। तो सर देखो, क्रिटिकल इलनेस का तो मेरे पास है, बराबर, तो मुझे मेडिक्लेम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर कंपलसरी लेना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस चीज़ अलग है, मेडिकल इंश्योरेंस चीज़ अलग है। क्रिटिकल इलनेस जब कवर होता है तब बड़े प्रॉब्लम आएगा, तब जैसे हार्ट, ब्रेन, कैंसर, ऐसा बड़ा हो गया। बाकी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिक्लेम बोलते हैं, वो कंपलसरी जरूरत है। नॉर्मली लोग कोई नॉर्मल बुखार आया, डेंगू, मलेरिया हो गया, इमरजेंसी एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी अपेंडिक्स ऑपरेशन, कुछ भी ऐसा इश्यू आया ना, उसके लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। उस टाइम पे क्या होता है, ये नॉर्मली जैसे 1-2 लाख के खर्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। क्रिटिकल इलनेस इसीलिए जरूरत है कि अपने को बड़ा प्रॉब्लम आए, बड़ा प्रॉब्लम जब आएगा तब क्रिटिकल इलनेस काम आएगा। मतलब दोनों चीज अलग है, दोनों कंपलसरी रखना जरूरी है। राइट।
तो सर बेसिकली क्या होता है कि मेडिक्लेम तो आजकल सबके पास है, हेल्थ इंश्योरेंस सबने ले रखा है अलग अलग कंपनीज में, राइट? तो उसमें एडिशनली वो क्रिटिकल इलनेस का कवर ऐड कर सकते हैं? हाँ, कंपलसरी उनका जिस कंपनी में पॉलिसी चल रहा है उसमें क्रिटिकल इलनेस वाला पॉलिसी भी ले सकते हैं, और उनको वही कंपनी नहीं दूसरा कंपनी में भी उनका अलग से क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन दोनों रखने से आपका हेल्थ का सिक्योरिटी एकदम स्ट्रांग रहेगा। मतलब कल उठकर उनको ऐसा कुछ भी बड़ा बीमारी आया, दोनों पॉलिसी के साथ वो सिक्योरली फाइनेंशियली कोई उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रीटमेंट में, और फाइनेंशियली उनका बैक सपोर्ट भी रहेगा। क्योंकि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में अपने को अमाउंट लमसम मिलता है, फिर वो लमसम से अपने रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस से ट्रीटमेंट भी चलेगा, और अपना बैक का लमसम अमाउंट से और जो रेगुलर फाइनेंशियली भी चलता रहेगा। राइट। सो सर अभी ऐसा मार्केट हो गया है कि अगर कोई बिजनेस भी करता है, या तो बिजनेस में है ऑलरेडी या तो स्टार्ट कर रहा है, बट कुछ ही टाइम में बिजनेस बंद कर देता है, बिजनेस लॉस हो रहा है उसको, या तो कोई अभी भी जॉब में है, तो अभी बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर रही है, आपने भी सुना होगा ले ऑफ के बारे में, राइट? तो अभी किसी की जॉब सिक्योरिटी नहीं है और बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए उसे? देखो, ये सिक्योरिटी कंपलसरी ज़रूरी है। हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे एक पर्सन का 1 लाख रुपीज़ सैलरी है, तो उनका एटलीस्ट उनके पास 6 महीने का बैक सपोर्ट रहना चाहिए। 6 महीना में मीन्स उनका 6 लाख रुपया उनके पास बैक सपोर्ट होना चाहिए। तो 6 लाख तो ऐसे ही तुरंत एक साथ में तो नहीं आएगा। यस। तो हम ऐसा करेंगे, मतलब तुरंत तो नहीं, हम उनको एक पीरियड टाइम देंगे, जैसे 5 साल टाइम दे देंगे, एक साथ भी नहीं देंगे। 5 साल में ना आप इतना एक सम अमाउंट सेव करो। जैसे कि एग्जांपल अभी आपने मान लो 7,000 का एक SIP करो 5 साल के लिए। उससे क्या होगा, 5 साल के बाद आपके पास एक 6 लाख का एक फंड जमा हो जाएगा। राइट। फिर वो फंड हम इमरजेंसी फंड के लिए हम साइड पे रखते हैं। मतलब वो फंड वो ग्रोथ होता रहेगा, वो तो रहेगा, लेकिन वो फंड को सिर्फ हम इमरजेंसी के टाइम पे यूज करेंगे। उससे क्या होगा, कल उठकर आपका जॉब में भी इश्यू आया, बिजनेस भी इश्यू आया, तो अपने पास 6 मंथ मतलब 6 महीना चलाने के लिए तो फंड है। मतलब आदमी 6 महीने का बैक सपोर्ट रहेगा तो आगे की सोच तो 6 महीने में कर ही लेता है। तो उसके लिए हम वो हिसाब से प्लान करके देते हैं। हमने बात की जनरल इंश्योरेंस में, मेडिक्लेम की बात की, हमने जॉब और बिजनेस लॉस की सिक्योरिटी की बात की, इनकम सिक्योरिटी की बात की, बट लोग दूसरे जो एसेट्स हैं उसके बारे में लोगों को नहीं पता है कि लोग फैक्ट्रीज चला रहे हैं, बिजनेसेस चला रहे हैं दूसरे दूसरे, राइट? तो हाउसिंग रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नेचुरल हैजार्ड्स होंगे, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो वहाँ पे उनको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, उसके लिए क्या सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में? देखो, लोग है ना अभी इतना तो अवेयर हो गया है कि एटलीस्ट मेडिक्लेम रखना है, लाइफ इंश्योरेंस रखना है। अभी जैसे मैं बोलने के मेरा कस्टमर्स तो अभी इमरजेंसी फंड भी लगने लगे, लेकिन साथ में है ना अपना जो अदर एसेट्स हो गया, अदर सिक्योरिटी, जैसे कि अपना घर है। घर लोग 50-50 करोड़ों में खरीदते हैं, उसमें 50-50 लाख का फर्नीचर करते हैं। यस। बराबर, उसका भी इंश्योरेंस रखना चाहिए। क्योंकि फायर फायर मतलब आज के ज़माने में फायर मतलब बहुत जगह हो रहे हैं ऐसा। तो अपने को घर का फायर सिक्योरिटी रखना चाहिए। और लोगों का बिजनेस भी चलता है, बिजनेस में जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, डायमंड, हर जगह ऐसा है। अगर बिजनेस का भी अपने पास बिजनेस सिक्योरिटी रखना जरूरी है, कंपलसरी है। राइट। तो मतलब उसमें भी कुछ प्रीमियम होते हैं, उसमें भी कौन सी कंपनियां उसमें डील करती है, क्या प्लान्स अवेलेबल है, आप थोड़ा उसके बारे में शेयर करना चाहे? नॉर्मली इंडिया में सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ये कवर देती है। और इसमें है ना, नॉर्मली जाऊँ तो अभी जैसे घर का मेरा जैसे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उसमें फर्नीचर हो गया 25 लाख, मतलब 1 करोड़ 25 लाख का जो प्रॉपर्टी में ना नॉमिनल 10 से 15 हज़ार का प्रीमियम रहता है। क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम, मतलब ऐसा फायर जो है ना वो होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें प्रीमियम कम रहता है। और फैक्ट्री अभी रहता है ना जैसे बिजनेस, वहाँ पे भी 3-4 करोड़ का जो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है ना 20 से 25 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोगों लेते नहीं है। राइट। क्योंकि मार्केट में अभी क्या है कि उतनी अवेयरनेस लोगों के माइंड में नहीं है। लोगों को खाली मेडिक्लेम का पता है, जनरल इंश्योरेंस का भी अभी लोगों को पता चला है तो सब लेने लगे। इमरजेंसी फंड का भी ऐसा कि आप जैसे फाइनेंशियल प्लानर्स उनसे डिस्कस करते तो अभी लोग रखने लगे हैं, राइट? बट जो मेन सिक्योरिटी है वो बिजनेसेस की है, हाउसिंग की है। अगर वही नहीं होगा आपके पास तो आपके पास तो बैक एंड सपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो वो भी एक लॉस के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि उनको लॉस होगा, बिजनेस में लॉस होगा, बिजनेस पूरा वाइंड अप हो जाएगा अगर कुछ नेचुरल हैजार्ड्स हुए तो।
राइट। तो ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें भी रखनी चाहिए, राइट। तो अगर उसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल हमें शेयर करना चाहें तो। अभी मान लो मेरा एक बिजनेस है टेक्सटाइल का, एक एग्जांपल लीजिए। वो मेरा पूरा बिजनेस है 1 करोड़ का। वो 1 करोड़ का बिजनेस मेरे को मतलब बनाने में मुझे 5 साल लगा। राइट। बराबर। कल उठकर ऐसा नॉर्मली छोटा सा मिस्टेक की वजह से वहाँ पे फायर एक्सीडेंट हुआ। हाँ, पूरा मतलब पूरा जल गया तब। हाँ। फिर मेरा मतलब बिजनेस तो जीरो हो गया। यस। अगर मुझे 1 करोड़ का बिजनेस चालू मतलब वो 1 करोड़ बिजनेस बनाने में मुझे वापस आज से 5 साल लगेगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा। अगर मेरे पास पहले से एक फायर इंश्योरेंस रहता, 1 करोड़ में नॉमिनल क्या 5 से 10 हज़ार प्रीमियम आ जाता। बराबर। तो उसमें मेरा क्या होता है, पूरा सिक्योरिटी बनने होगा। तो इसके लिए हम ये चीज़ सिक्योरिटी कंपलसरी। तो सर हमने डिस्कस किया कि भाई हाउसिंग में अगर कुछ फायर हैजार्ड्स होते हैं या तो इंडस्ट्री में कोई फायर हैजार्ड होते हैं, राइट, तो उसका तो हमें मिल रहा है इंश्योरेंस, राइट, वो ले लिया मैंने, चलो। बट अगर वहां पे मेरे घर के अंदर चोरी भी हुई, राइट, तो उसके लिए क्या बेनिफिट है या कोई प्लान अवेलेबल है? देखो, ये जो फायर पॉलिसी के लेने के टाइम पे ही आपको उसमें ये चीज़ ऐड ऑन करना पड़ता है। मतलब उसमें एक ऑप्शन आता है बर्गरी एंड थेफ्ट का। मतलब उसमें वो चीज़ ऐड कराओगे अपने, उसमें पॉलिसी लेने के टाइम पे ही बताना पड़ेगा कि मेरे घर में ये चीज़ एसेट्स हो रहने का चांसेस है। मतलब जैसे इसमें फर्नीचर भी आता है, कैश भी आता है, गोल्ड भी आता है। अगर उस केस में अगर आपका ऐसा कुछ चोरी हुआ तो उस टाइम में कंपनी इन्वेस्टिगेट करती है, उसमें पुलिस का एफआईआर भी बनता है। उस टाइम पे आपने जो भी नुकसान हुआ कंपनी उसका क्लेम दे देती है। राइट। तो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड एजुकेशन है और मैरिजेस के बारे में पहले से कब से प्लानिंग करना चाहिए तो आगे जाके हमें बेनिफिट हो? देखो, प्लानिंग जो है ना, बच्चा जैसा जन्म हुआ ना उसी दिन से करना चाहिए। तभी आपका कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 5 साल भी लेट किया, 5 साल तो छोड़ो, 1 साल भी लेट किया आपको 10 साल का नुकसान हो जाएगा। तो आपको करना है पहले साल से ही, मतलब फर्स्ट ईयर जैसा बेबी बर्न हुआ उसी टाइम से अपना इन्वेस्टमेंट चालू होना चाहिए। राइट। बट देखो अभी क्या हो रहा है कि मैरिजेस के एक्सपेंस बढ़ गए हैं, राइट, और खर्चा भी उतना हो रहा है, बट अभी चाइल्ड एजुकेशन भी इतना महंगा हो गया है, राइट। तो कौन सी बेस्ट एज है चाइल्ड एजुकेशन और मैरिजेस को फाइनेंशियली सिक्योर करने की? देखो, फर्स्ट ऐसा है कि मैं अभी बोला ना वही सेम टू सेम, मतलब तुरंत ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर एग्जाम्पल पकड़ो तो जैसे मेरा एक बेबी है। बराबर। अगर एक बेबी फर्स्ट ईयर में ही उनका मैंने एक इन्वेस्टमेंट चालू कर दूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं हर साल उनके लिए एक 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा। सिर्फ मैं वो 10 साल ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। मतलब 1-1 लाख करके 10 साल इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। उसके 11वें साल से उनको हर साल 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए मिलेगा नेक्स्ट 15 साल तक। राइट। मतलब 10 के सामने 15 लाख मिला। और लास्ट में उनका मैरिज के लिए मुझे 85 लैक्स का मैच्योरिटी मिलेगा। मतलब एक ही प्लान में मेरा बेटी का एजुकेशन भी हो गया, मैरिज भी हो गया, सिर्फ 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने से। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता मुझे उस टाइम पे तो 1 करोड़ का खर्चा आने वाला ही है। ऑब्वियसली आएगा, यस। बराबर। तो मैं ये चीज़ करके 10 लाख में 1 करोड़ का बेनिफिट ले लूँगा। राइट। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या प्लान्स होते हैं, कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी इसमें है ना, अभी जैसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब मुझे ये प्लान बहुत अच्छा लगा है। जैसे आईसीआईसीआई का एक सिग्नेचर एश्योर करके प्लान है। इसमें अभी मैंने बताया वैसे हर साल मतलब ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है। 10 साल बाद अपने को हर साल एजुकेशन के लिए अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। और लास्ट में मैच्योरिटी में भी मतलब मैरिज के लिए अमाउंट मिलेगा। और इसमें ऐसा फीचर है, अगर कल उठकर मुझे मतलब मैं मेरे बेटी के लिए प्रीमियम भर रहा हूँ, कल उठकर मुझे ऐसा अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ, तो मैंने ये जो फीचर्स जो रखा ना, सारे फीचर्स वो एक्टिव ही रहेगा। मतलब जैसे कि मान लो अगर मेरा डेथ होता है, नॉमिनी को इंस्टेंटली 10 लाख रुपया मिलेगा। और जो बाकी का प्रीमियम भरना है वो प्रीमियम कंपनी खुद पे करेगा। और तीसरा, जिस दिन डेथ हुआ उस दिन से नेक्स्ट जितना भी पॉलिसी का पीरियड है वो हर साल नॉमिनी को हर साल 1 लाख रुपया पेमेंट करेगा। और लास्ट में वो फंड वैल्यू जो है मैच्योरिटी में वो भी मिलेगा। राइट। और ये सब पूरा टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है, ओके, दैट्स गुड। तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसमें आपने बताया कि चाइल्ड एजुकेशन और मैरिजेस दोनों कवर हो जाता है, राइट। तो
अभी आईसीआईसीआई के अलावा और भी कंपनीज है कि ये सारे प्लान प्रोवाइड करती हैं, या आईसीआईसीआई ही बेस्ट है आपके हिसाब से? देखो, इंडिया में पूरा 33 या 34 कंपनीज है। उसमें सारे कंपनीज एजुकेशन मैरिज के लिए प्लान्स है। हाँ, उसमें मैं ज़्यादा प्रेफर आईसीआईसीआई का करता हूँ। बाकी मार्केट में टाटा भी देती है, एलआईसी भी देती है, एचडीएफसी भी देती है। मतलब सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन ये सब फीचर्स ज़्यादा इसमें आईसीआईसीआई में है। जो न्यू पेरेंट्स से हमने बात की, राइट, उसके चाइल्ड एजुकेशन, उसके मैरिजेस के बारे में, राइट, बट उसके बाद उसको कन्यादान के लिए भी कुछ प्लान करना हो तो? देखो, अगर न्यू पेरेंट्स है, अगर उनका एक बेबी आया, तो उनको कन्यादान प्लान करने के लिए ना कुछ नहीं करना है। सिंपल एक 3000 का एक एसआईपी करना है। अगर आज के दिन में मतलब इन फ्यूचर 25 साल के बाद अगर उनको मैरिज के टाइम पे अगर उन वो 3000 एसआईपी का आप 15% भी रिटर्न आया, तो आपका बेबी का मैरिज के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। तो वो 1 करोड़ से अच्छा मैरिज कर सकते हैं। राइट। तो मतलब मैरिज का जो फंड हमने बनाया, मैरिज के लिए प्री प्लानिंग किया हमने चाइल्ड एजुकेशन के साथ साथ, तो उसके अंदर हमें ये ऐड ऑन भी करना चाहिए। कंपलसरी है। अगर आपको अच्छा करना है मतलब मैरिज वगैरह वो सब, तो अभी से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उस टाइम पे 1 करोड़ लोन लाओ, 2 करोड़ भरो। राइट, हो सकता है। हम्म। बट अभी जो मेरी एसआईपी चल रही है, राइट, तो उस एसआईपी से भी हो सकता है, या उसके लिए फिर अलग एसआईपी चालू होगी, कि कैसे होगा? आप है ना पहले से ही एक फिक्स अपने टारगेट रख के इन्वेस्टमेंट करना चलना पड़ेगा। अगर मान लो आपने अभी एक बेबी का मैरिज के लिए जैसे कन्यादान के लिए एक एसआईपी चालू कर दिया, फिर वो उसको कंपलसरी कंटिन्यू करना पड़ेगा। कल उठकर आपको और एक कोई अनदर टारगेट आया, ये सो अनदर मतलब अनदर बेबी आया, तो उस टाइम पे उनके लिए भी अलग एसआईपी करने का, वही एसआईपी को दोनों में मर्ज नहीं करना है। राइट। दोनों को अलग अलग, मतलब जिस टारगेट के लिए उसी टारगेट में आपको उसी वे में आपको चलना पड़ेगा। सो सर, रिटायरमेंट के लिए क्या प्रोसेस है और कैसे मैनेजेबल है रिटायरमेंट? देखो, आज के ज़माने में अगर रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं किया ना, तो आगे जाके आपको अपने को कोई देखने वाला नहीं है। राइट। बराबर। बच्चे पे तो भरोसा करने ऐसा है ही नहीं है। बराबर। तो उसके लिए ना अपने को ऐसा करना है, मैं तो बोलता हूँ बहुत जल्दी, जितना हो सके उतने, जैसे अपना अर्निंग स्टार्ट होता है उसी टाइम से आप रिटायरमेंट प्लानिंग करो। अगर एटलीस्ट अगर एक एग्जांपल बोलो, 30 मतलब 30 एज वाला एक बंदा, अगर उसको रिटायरमेंट की प्लानिंग करना है, जैसे कि उनको रिटायरमेंट के बाद हर साल 1 लाख रुपया चाहिए, सॉरी हर महीने 1 लाख रुपया चाहिए, तो उनको अभी से एक अमाउंट का एसआईपी करना है। जैसे कि एक 6000 का एक एसआईपी किया, तो नेक्स्ट 25 ईयर्स ऐसे कंटिन्यू करोगे ना, तो उनका 2 करोड़ का एक फंड बनेगा। वो 2 करोड़ में से हम हर महीने 1 लाख रुपया का एक एसडब्ल्यूपी करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनको हर महीने 1 तारीख को 1 लाख रुपया उनका अकाउंट में लाइफ टाइम आता रहेगा। बराबर। मतलब वो 1 लाख उनके लाइफ टाइम उनका इनकम लेने के बाद भी उनका फैमिली को 2 करोड़ मिल जाएगा। ओके। राइट। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो है जो चल रहा था एज ए एसआईपी, राइट, बट ये मेरा एक इनकम जनरेशन प्लान भी हो गया, जो मुझे मंथली रिटायरमेंट के बाद भी मुझे एक इनकम फिक्स आता रहेगा। राइट। तो बेस्ट एज कौन सी है उसको स्टार्ट करने की? देखो, इसमें एज है ना सर, स्टार्टिंग ही लेवल में ही करना है। जैसे 30 to 40 एज में ही उनको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप जितना लेट करोगे उतना आपको पेंशन अमाउंट मिलने मतलब कम मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जितना आप जल्दी करोगे उतना आपको ज़्यादा अमाउंट आपको पेंशन मिलेगा। हाँ, तो उसमें भी कुछ ऐसे फंड्स अवेलेबल है जो हायर ग्रोथ वाले हैं, ग्रोथ पोटेंशियल उसमें ज़्यादा है, तो वो सब आप मैनेज करते हो एज एजेंट, या फिर हमें खुद से करना पड़ता है? नहीं नहीं, हम हमारा क्लाइंट्स का जो फंड्स जो मैनेज है ना, हम खुद ही करते हैं। हम रेगुलर क्लाइंट्स को अपडेट भी देते हैं कि आपके ये फंड्स में इतना रिटर्न्स चल रहा है, इतना ग्रोथ हो रहा है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि उनका फंड अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे, तो हम उसको स्विच भी करके उनका पोर्टफोलियो को बराबर मैनेज करते हैं और उनको अच्छे रिटर्न्स आने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो ये जो मेरा पैसा अभी कौन से फंड में डला हुआ है और उसका करंट रिटर्न क्या है, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, वो मुझे देखने मिलेगा कि वो खाली आपको ही देखने मिलेगा? हम लोग तो क्लाइंट को पूरा एक एप्लीकेशन ही दे देते हैं। वो एप्लीकेशन में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट वैल्यू दिखेगा, और आपका टोटल अमाउंट कौन से फंड में है वो भी दिखेगा, उसका परफॉर्मेंस क्या है दिखेगा, उसका पास्ट परफॉर्मेंस और उसका हिस्ट्रिकल पूरा डेटा आपको मिलेगा।
मतलब मेरे पास भी एक कंट्रोल रहेगा, तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं कभी भी मेरा पोर्टफोलियो भी चेक कर सकता हूँ, राइट। तो लोग अदर इन्वेस्टमेंट गोल भी रखते हैं, लाइक खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसके अलावा भी दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो राइट, तो उसके लिए वो फाइनेंशियली कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। अभी मान लो आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, हाँ, तो आप प्रॉपर्टी में जाइए मत। आप है ना अलग, जैसे आप प्रॉपर्टी या दूसरा ले रहे हो तो उसको रेंट ही मतलब रेंट पे ही देने वाले हो। यस। मान लीजिए आपने 50 लाख का प्रॉपर्टी लिया, उसमें नॉर्मली रेंट कितना आता है, 10-15 हज़ार आता है। अगर आप वही अमाउंट को, मैं तो बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, उसका आपको 25 to 30,000 का आपको मंथली रेंट मिलता है। हाँ, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है रहने के लिए, तो आप फर्स्ट सीधा प्रॉपर्टी ले लो, और वो प्रॉपर्टी लेते ही आप जैसे ही लोन करोगे, हाँ, जैसे ही लोन लेते हैं उसके ऊपर हम सामने से एक छोटा सा अमाउंट एक आप SIP ऐड करेंगे। उससे आपका जैसे लोन कंप्लीट होते हैं, जैसे 20 साल में आप जैसा आप EMI भरते हो वैसे ही आपका SIP भी डेबिट होगा। तो उस तरह आप जैसे 20 साल खत्म होने के बाद आपने जो भी EMI में अमाउंट भरा है वो पूरा अमाउंट SIP के थ्रू आपको रिटर्न मिलेगा। राइट। तो सर ऐसा भी कोई प्लान है कि जिसमें मेरा रिटायरमेंट भी कवर हो और मेरा इंश्योरेंस भी कवर हो? एक प्लान है जिसका नाम है प्रोटेक्ट एंड गेन। उसमें आपको सिर्फ 1 लाख रुपया पेमेंट करना है 10 साल के लिए, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट हुआ 10 लाख, और उसमें आपका बेनिफिट में आपको रिस्क कवर मिलेगा 1 करोड़ रुपया, और एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो 2 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हुआ 1 करोड़ रुपया मिलेगा और आपका प्लान चालू ही रहेगा। और लास्ट में अगर ये पूरा पॉलिसी पीरियड में आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपको रिटायरमेंट के टाइम में 1 करोड़ रुपया फंड मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। इसका मतलब अपना इन्वेस्टमेंट 10 लाख हुआ है और 4 करोड़ का बेनिफिट है। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे हमने नई नई टर्म्स भी जाने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। तो एज अ लेमन हमें अगर हमारी चेकलिस्ट बनानी हो फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो हम कैसे बनाएंगे? देखो, यही तो हमारा काम है। अगर इसको आपको डिटेल में जानना है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे सारे डिटेल्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। सो इन रिलीव टॉक्स हम हर बार कुछ नए गेस्ट लाते हैं, नई थियोरीज, नई ब्रांड स्टोरीज के साथ। तो जुड़े रहिए रिलीव मीडिया में। थैंक यू सो मच। दर्शन चौहान साइनिंग ऑफ।